हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? सब अच्छी होगी। देखो, हमारी ये नंबर सिस्टम की दो क्लास हो चुकी हैं। पहली क्लास में थोड़ा सा सामान्य परिचय हुआ था नंबर सिस्टम के बारे में, और दूसरी क्लास के बारे में थोड़ा सा आगे आपको बताया था। अब आप देखो बच्चे, क्या कर रहे हो कि आप ये क्लास पूरी नहीं देख रहे हो। एक तो सबसे बड़ी कमी है आपकी। अगर आप क्लास शुरू कर रहे हो तो इस क्लास को पूरी देखा करो भाई। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बन जाए, कौन से टॉपिक से बन जाए। आप स्टार्ट की 10 मिनट क्लास देख लेते हो, फिर छोड़ देते हो। स्टार्ट में देखो, स्टार्ट कोई भी करेगा, सीधी सी बात है, जीरो से शुरू करेगा। और मैंने भी जीरो से शुरू किया। तो आप क्लास को स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि तो ये तो मेरे को आ ही रहा है। लेकिन आगे जाओ, आगे आपको क्लास में बहुत कुछ मिलेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप पहली बार पढ़ोगे। तो आप क्लास को पूरा देखा करो, ऐसे आदि मत देखा करो, आपसे रिक्वेस्ट है। और बाकी इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है। अब देखो, कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। कल सामान्य से हमने पढ़ा था, भिन्न संख्या पढ़ी थी, दशमलव संख्या पढ़ी थी, फिर अपरिमेय संख्या पढ़ी थी। आज हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। और आगे क्या चलेंगे? जो ये संख्याएं पढ़ी हैं, इन संख्याओं के गुणधर्म की बात कर लें। किसकी बात कर लें? गुणधर्म की। संख्याओं के गुणधर्म की। संख्याओं के गुणधर्म। संख्याओं के गुणधर्म में सबसे बात कर लें। देखो, हमने कौन कौन सी संख्या पढ़ी है, संख्याओं के प्रकार के बारे में बात करें तो कौन कौन सी संख्या पढ़ी है हमने। एक तो प्राकृत संख्या पढ़ी, एक पूर्ण संख्या पढ़ी, पूर्णांक पढ़े, पूर्णांक बाद परिमेय और अपरिमेय संख्या, ये हमने पढ़ ली थी। अब देख लो, सबसे पहले प्राकृत संख्याओं पर गुणधर्म लगाएंगे हम। गुणधर्म भी क्या है? संक्रियाओं पे। संख्याओं के गुणधर्म और किस पर? संक्रिया पर। संक्रिया। और संक्रिया ऑपरेशंस कितने होते हैं? चार होते हैं। प्लस, माइनस, गुणा, भाग। क्या होते हैं? प्लस, माइनस, गुणा, भाग होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। तो चारों करके देखेंगे। सबसे पहले हम एक नंबर बात कर लेते हैं प्राकृत संख्या की। किसकी बात करेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर। अब मैं सीधा, देखो, पूरा प्राकृत संख्या नाम नहीं लिखूंगा, सीधा एन लिखूंगा। किससे दर्शाते हैं इसको? एन से दर्शाते हैं। तो देखो, पहली बात करूं, एक नंबर योग के लिए। किसके लिए? योग के लिए। योग के लिए। योग के लिए क्या होगा, समझना थोड़ा सा। प्राकृत संख्या n है, उसमें आप n जोड़ोगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? n प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। कैसे? जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल, एक प्राकृत संख्या तो मान ली एक, और दूसरी मान ली तीन। दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो गया? चार। आगे बात समझ में? ये भी प्राकृत संख्या और ये भी प्राकृत संख्या, दोनों को जोड़ दिया तो चार भी क्या है? एक प्राकृत संख्या है। योग के लिए आपको समझ में आ गया। दो नंबर बात करेंगे घटाव के लिए। घटाओ। घटाओ के लिए। घटाओ के लिए आप देखोगे, प्राकृत संख्या n में से n घटा रहे हो तो क्या होगा? देखो, प्राकृत संख्याओं में से जब प्राकृत संख्या ही घटाई जाती है तो आप इसमें आएगी परिमेय संख्या। क्या आ जाएंगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोल दो या बोल दो पूर्णांक, एक ही बात है। क्या बोल दो? पूर्णांक संख्या। समझना। दो संख्या ले ली, एक और तीन है। एक में से तीन को माइनस करोगे तो माइनस का दो आएगा। अब ये दो प्राकृत संख्या नहीं है, मैंने नहीं लिखा ना कि प्राकृत संख्या होगी। ये दो क्या नहीं है? प्राकृत संख्या नहीं है। आगे बात समझ में? तो कैसी संख्या है? पूर्णांक है, सीधी सी बात है, या परिमेय संख्या है। तीन नंबर देखो। तीन नंबर बात करेंगे गुणा के लिए। इसके लिए बात करेंगे गुणा के लिए। गुणा के लिए। गुणा के लिए देखना, दो संख्याएं n और n को n से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? आपको n ही मिलेगा। मतलब सीधी सी बात है, प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से गुणा करेंगे तो प्राकृत संख्या आएगी। हमने एक और तीन को गुणा करी तो कितना आएगा? तीन। और तीन भी क्या है? प्राकृत संख्या। या तीन को एक से गुणा करो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी क्या आएगी? एक प्राकृत संख्या ही आएगी। तीन को एक से गुणा करेंगे तो भी क्या आ गया? तीन। आगे बात समझ में? तो इससे क्या होगा, ये समझ आएगा। एक होता है भाग के लिए। चार नंबर क्या है? भाग। भाग के लिए। भाग के लिए देखोगे आप, एन में एन का भाग दोगे, एन में एन का भाग दोगे तो क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा?
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पी बटा क्यू रूप होती है तो वो आ जाएगा। जैसे एक तो एक और दूसरा क्या है 3, तो 1/3 क्या है, परिमेय संख्या है। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ समझ में आ गई। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, संख्याओं के गुणधर्म, और वो भी किसके, संक्रिया पर आधारित। किस पर आधारित, संक्रिया। संक्रिया चार होती हैं, योग, घटाव, गुणा और भाग। पहले प्राकृत संख्या पर देख रहे हैं। प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या जोड़ोगे तो प्राकृत संख्या ही आती है। घटाव के लिए प्राकृत संख्या में से आप प्राकृत संख्या घटाओगे तो क्या आएगा, देखो प्राकृत संख्या में आप क्या जोड़ रहे हो, प्राकृत संख्या जोड़ रहे हो, प्राकृत संख्या आ गई। प्राकृत संख्या में से प्राकृत संख्या घटा रहे हो तो पूर्णांक या परिमेय संख्या आ गई। फिर प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से गुणा कर रहे हो तो भी क्या आएगी, प्राकृत संख्या आएगी। इसके बाद आप प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या का भाग दोगे तो क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी, परिमेय संख्या। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। हम क्या पढ़ रहे हैं, गुणधर्म पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। इसके बाद में हम देखेंगे, ये प्राकृत संख्याओं की बात होगी। 2 नंबर थी पूर्ण संख्या। क्या थी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को क्या बोलते हो आप, होल नंबर बोलते हो। क्या बोलते हो, होल नंबर बोलते हो, होल नंबर। इसको किससे डिनोट करते हैं, डब्लू से। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम बात करेंगे योग के लिए। क्या बात करेंगे, योग के लिए। योग के लिए, तो योग के लिए आप क्या करोगे, डब्लू मतलब पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ोगे तो पूर्ण संख्या ही आएगी। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे एक पूर्ण संख्या 0 है और दूसरी क्या ले ली हमने, 5 है। 0 में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5, और 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 5 क्या है कि पूर्ण संख्या। तो ये बात समझ में आ गई होगी। 2 नंबर हम बात करेंगे घटाव के लिए। घटाव के लिए, घटाव के लिए, घटाव के लिए हम बात करें तो डब्लू पूर्ण संख्या में से आप पूर्ण संख्या घटा रहे हो तो हमें क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। क्या मिलेगा, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, इंटीजर मिलेगा। आगे होगी बात समझ में ये भी। जैसे देखो ये दो संख्या हमारे पास एग्जाम्पल हमने ले लिया। 0 में से 5 घटाओगे -5, और -5 क्या है, एक पूर्णांक है। या 5 में से 0 घटाओगे तो भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 5 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। 3 नंबर देखो, 3 नंबर बात करेंगे हम गुणा के लिए। किसके लिए बात करेंगे, गुणा के लिए। गुणा के लिए, गुणा में आप क्या है, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करोगे तो पूर्ण संख्या ही आएगी। पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगी, पूर्ण संख्या ही आएगी। जैसे देखो एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये 0 को 5 से गुणा कर दिया तो 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, 1 को 5 से गुणा कर दो तो क्या है कि 5 भी क्या है कि पूर्ण संख्या है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगी। एक देख लेते हैं भाग के लिए। किसके लिए, भाग के लिए। भाग के लिए, भाग के लिए, जब आप पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को भाग दोगे तो क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। भाई क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। परिमेय संख्या मतलब पी बटा क्यू रूप। जैसे 0 में 5 का भाग दे दोगे आप तो क्या आएगा, 0 आएगा। सीधी सी बात है, कल भी बताया था, 1 में 5 का भाग दोगे 1/2 पाई बटा क्यू। ये भी परिमेय संख्या और ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, पी बटा क्यू रूप हो गया इसका। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ आपको आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, थोड़ा सा देखो एक बार, हम क्या पढ़ रहे हैं, गुणधर्मों की बात कर रहे हैं। गुणधर्मों में देखो दूसरा पढ़ रहे थे, दूसरी संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर, इसको डब्लू से दर्शाते हैं। योग के लिए देखें, पूर्ण संख्या में आप पूर्ण संख्या जोड़ोगे तो क्या भी आएगी, पूर्ण संख्या ही आएगी। फिर घटाव के लिए देखेंगे, पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाओगे तो क्या आएगी, पूर्णांक संख्या आएगी। गुणा के लिए बात करें, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, पूर्ण संख्या ही आएगा। ये आपने देख लिया। भाग के लिए देखें तो पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या भाग दोगे तो परिमेय संख्या आती है। क्या आती है, परिमेय संख्या। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, पूर्ण के बाद में क्या कहा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। तो इसमें आप समझोगे थोड़ा सा, पूर्णांक संख्या को इसको किससे दर्शाते हैं, आई या जेड से दर्शाते हैं। आई या जेड से दर्शाते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे योग के लिए। क्या बात करेंगे, योग के लिए। योग के लिए, तो योग के लिए हम देखेंगे, आई में आप आई जोड़ोगे तो आई ही आएगा। आई में आई जोड़ोगे तो क्या आएगा, आई ही आएगा। आगे बात समझे, जैसे एग्जांपल समझना। एग्जांपल लिख दिया मैंने, एक तो -3 है,
ठीक है, और एक 2 है, दोनों को जोड़ दिया, माइनस का एक क्या है, इंटीजर है। आगे बात समझ में। दूसरा देखना, घटाव के लिए, घटाव के लिए, घटाव के लिए, घटाव के लिए बात करेंगे हमें। जैसे आई में से आई घटा दो आप, आई में से आई घटा दो, ऐसे मत कर देना कि जीरो लिख दें ना। घटा रहे हैं मतलब पूर्णांक में से पूर्णांक घटा रहे हैं, तो क्या आएगा बताओ। देखो इसमें से मैं इसमें घटा दूं तो भी पूर्णांक ही आएगा, क्या आएगा, पूर्णांक ही आता है। आगे बात समझ में। फिर बात करेंगे, जैसे इसमें -3 और -3 में से -2 माइनस कर दिया, माइनस का 5 हो गया, और माइनस का 5 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। 3 नंबर देखो आप, 3 नंबर देखेंगे गुणा के लिए, इसके लिए देखेंगे गुणा के लिए। गुणा के लिए आप देखोगे तो इसमें देखो, गुणा आई को आई से गुणा करेंगे, आई को आई से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, आई ही आएगा। क्या आएगा, आई, मतलब इंटीजर ही आएगा। पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से गुणा किया जाता है तो क्या आता है, पूर्णांक संख्या। जैसे -3 और 2 को आपस में गुणा कर दिया, -6, -6 क्या है कि पूर्णांक है। फिर हम देख लेते हैं भाग के लिए। इसके लिए 4 नंबर है, भाग के लिए, भाग के लिए, भाग के लिए देखोगे आप, आई में आई का भाग दे दो, आई में भाग दे रहे हो आप आई का, तो क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी, परिमेय संख्या। क्या आ जाएगी, परिमेय संख्या, मतलब पी बटा क्यू। जैसे -3 था और -2 पी बटा क्यू रूप है, एक परिमेय संख्या है। आगे बात समझ में। और देख लें 5/6, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या, पी बटे क्यू फॉर्म में। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब दूसरा तीसरी हम कौन सी संख्या देख लेते हैं, पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर आई और जेड से दर्शाते हैं। योग के लिए देखेंगे, आई में आई जोड़ोगे तो क्या आएगा, आई, मतलब आई समझ रहे हो, पूर्णांक से, पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे तो पूर्णांक संख्या ही आती है। फिर घटाव के लिए देखें, पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या घटाओगे तो भी पूर्णांक संख्या आती है। गुणा के लिए देखेंगे तो पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से गुणा करोगे तो भी क्या आएगी, पूर्णांक संख्या ही आती है। भाग के लिए बात कर लेते हैं। भाग के लिए थोड़ा सा एक बार और देखना, यहाँ जीरो भी होता है, एक संख्या क्या होती है, जीरो। तो आप साथ में अपरिभाषित भी लिख लो, अपरिभाषित, क्या लिख लो, अपरिभाषित। और पीछे वाली बात करें स्लाइड में, तो इसमें भी आप एक भाग के लिए क्या कर लेना, इसमें अपरिभाषित लिख लेना। देखो 5/0 लिखूंगा, 5/0 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो अपरिभाषित, अपरिभाषित भी ये लिख। आगे बात समझ में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये चीज़। देखो पूर्णांक संख्या देखिए हमने, इंटीजर नंबर, ये बात आपको समझ में आ गई। अपरिभाषित मतलब अनंत मान आएगा, सीधी सी बात है, -3 है और इसके बीच में जीरो आ गया तो ये मान क्या होगा, इनफाइनाइट। तो ये भी होता है, -3/0 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। आगे बात समझ में, अपरिभाषित मान आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो 3 हो गई, चौथी संख्या की बात करें तो हमारे पढ़ी थी हमने परिमेय संख्या। क्या पढ़ी थी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के बारे में हम देखें जर्नली, परिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा समझना। आप क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं के बारे में आप थोड़ा सा इसको समझना, समझोगे अब तो आराम से समझ में आ जाएगा आपको। परिमेय संख्याओं को पी बटा क्यू रूप में लिखा जाता है, किस रूप में लिखा जाता है, पी बटा क्यू रूप में। तो आप समझना थोड़ा सा। इसमें हम लिखेंगे योग के लिए, योग, योग के लिए, योग के लिए। अब परिमेय संख्या है, परिमेय को रेशनल नंबर बोलते हो आप, क्या बोलते हो, रेशनल नंबर, आर लिख दो, ठीक है, आर आर। तो रेशनल नंबर, आर आर, रेशनल नंबर में आप रेशनल नंबर जोड़ोगे, रेशनल नंबर में आप क्या जोड़ोगे, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर जोड़ोगे आप तो क्या आएगा बताओ, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी, सीधी सी बात है, क्या आएगी, परिमेय संख्या ही आती है। क्या आती है, परिमेय संख्या भी आती है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी मान लो दो, एग्जाम्पल के लिए हमने मान ली दो, एक तो है 1/2, एक तो है 1/2 और एक है 2/3। दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, जिसमें 3 प्लस 2, 2 4 7, 7 बटा क्या हो जाएगा, ये भी है, क्या है, परिमेय संख्या है। फिर बात करें घटाव के लिए, घटाव के लिए, घटाव के लिए, घटाव के लिए देखना थोड़ा सा आप, घटाव के लिए देखोगे, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाओगे आप,
परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाओगे तो क्या आएगी? परिमेय संख्या ही आएगी। क्या आएगी? परिमेय संख्या ही आएगी। आगे बात समझ में? घटा लेना कभी भी क्या आएगी? परिमेय संख्या ही आएगी। गुणा की बात करें, गुणा के लिए, गुणा के लिए, गुणा के लिए देखेंगे हम। गुणा के लिए क्या करोगे? परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करोगे तो भी पे आएगी, परिमेय संख्या आएगी। इसमें बात कर लेते हैं। देखो 1/2 माइनस का 2/3, वही एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। 6 में दोगे तो 3, और इसका दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 -4। माइनस का 1/6 भी क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। इसको गुणा कर लो। 1/2, 2/3 को गुणा करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगी। ये भी कैसी है? परिमेय संख्या है। फिर देखो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक बार इसको आप देख लो, थोड़ा सा और बताते हैं आपको। अब देखो भाग के लिए, क्या देखो 4 नंबर भाग के लिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दे रहे हो तो क्या आता है? कभी तो परिमेय संख्या, कभी परिमेय संख्या, कभी तो आएगी परिमेय संख्या, और कभी क्या आएगी? अपरिमेय संख्या। कभी आएगी अपरिमेय, अपरि अपरिमेय संख्या। समझो, परिमेय संख्या है, जैसे मैंने भाग दी थी 4 है और एक क्या है? 2। भाग चला गया, 2 आ गया। आगे बात समझ में? अब 1 में 3 का भाग दे दूंगा तो क्या आएगा? 0.3 के ऊपर बार आ गया, परिमेय संख्या आ गई। अब मैं बात कर रहा हूँ 1/7 की बात कर रहा हूँ। 1/7 आप इससे जाओगे, 22/7 की बात कर रहा हूँ। इसका मान क्या होता है? अपरिमेय संख्या 22/7। ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी ये बातें, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझना। अब कौन से पढ़ रहे हैं? परिमेय संख्या, परिमेय को आर से मैंने लिख दिया। योग के लिए परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ोगे तो परिमेय संख्या आएगी। घटाव के लिए परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाओगे तो भी क्या आएगी? परिमेय संख्या आएगी। गुणा के लिए परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करोगे तो परिमेय संख्या आएगी। और भाग के लिए याद रख लेना, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय संख्या। कभी तो परिमेय संख्या आ जाएगी और कभी अपरिमेय संख्या आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या के लिए। किसके लिए बात करेंगे? अपरिमेय संख्या। अब तो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ोगे तो क्या आएगा? अब 5 नंबर समझना, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को मैं इसको आर आई आर लिख देता हूँ, लिखता हूँ आर आई आर से दर्शाते हैं। इसी बात है, समझना है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो जोड़ के लिए, मतलब सीधी सी बात है योग के लिए। 1 नंबर किसकी बात कर लें? योग के लिए, योग के लिए, योग के लिए, योग के लिए देखो आप अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ोगे, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ोगे तो कभी तो क्या आएगी? परिमेय, कभी तो परिमेय, और कभी क्या आएगी? अपरिमेय। कभी क्या आएगी? अपरिमेय। कभी परिमेय और कभी अपरिमेय आएगी। कैसे? अब इसको थोड़ा सा समझना। जैसे √2 है, √2 में आप √3 जोड़ दो, अपरिमेय संख्या है ये दोनों। ये जोड़ोगे तो ये क्या है? अपरिमेय है। क्या आएगी? अपरिमेय। नहीं जोड़ेंगे, सीधी सी बात है, तो अपरिमेय हो जाएगी। अब मैंने √2 था, इसमें से रूट ये कर दिया मैंने। ये करते ही ये देखो माइनस है, मैं देखो जोड़ ही तो रहा हूँ। माइनस में √2 भी अपरिमेय संख्या है, माइनस में √2 भी क्या है? अपरिमेय संख्या। इन दोनों को क्या कर दोगे? √2 माइनस √2 कर दोगे, मान क्या आ जाएगा? 0। और ये क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या है।
ये क्या होगी, प्रीमे संख्या। फिर देखो 2 नंबर बात करें, 2 नंबर बात करें योग के लिए, फिर घटाव के लिए। इसकी बात करेंगे घटाव के लिए। इसको थोड़ा सा और समझना। घटाव के लिए आप अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटा रहे हो, तो कभी तो क्या आएंगी, परिमेय संख्या आएंगी। कभी परिमेय और कभी क्या जाएंगी, अपरिमेय। कभी अपरिमेय, कभी क्या आ जाएंगी, अपरिमेय। समझना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखोगे आप, जैसे √3 - √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब वही बात, √2 में से मैं √2 माइनस कर दूं तो क्या आ गया, 0। और ये क्या होगी, परिमेय संख्या। क्या होगी, परिमेय। ये क्या होगी, परिमेय संख्या। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अपरिमेय संख्या वाला थोड़ा सा याद रख लेना। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ने पर कभी परिमेय और कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैंने √2 + √3 लिखा, इसका मान भी अपरिमेय होता है। √2 + √2 लिखूँ दूँ तो भी क्या आएगा, देखो यहाँ मैं √2 + √2 लिख दूँ तो भी क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। 2√2 होगा और वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। फिर अपरिमेय संख्याओं में से घटाव के लिए देखेंगे तो अपरिमेय संख्याओं में से अपरिमेय संख्या को घटाने पर कभी परिमेय और कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये चीज़ें आप एक बार क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये तो हो गया योग और घटाव के लिए। अब बात करेंगे गुणा के लिए। किसकी बात करेंगे, गुणा के लिए। गुणा के लिए, हाँ के लिए। गुणा के लिए हम देखें, गुणा के लिए देखोगे आप, अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करोगे तो वही रहेगा। कभी तो क्या आएगी, परिमेय, कभी तो आएगी परिमेय और कभी क्या आ जाएगी, अपरिमेय। कभी आ जाएगी अपरिमेय। आगे बात समझे, कभी तो परिमेय और कभी क्या आ जाएगी, अपरिमेय। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कभी तो आ जाएगी परिमेय और कभी क्या आ जाएगी, अपरिमेय आ जाएगी। ये दोनों के लिए सेम ही होता है। जैसे मैं बात कर लूँ, √2 है, √2 को √3 से गुणा करोगे तो √6 लिख सकता हूँ, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है या नहीं। अब मैं √2 को √2 से ही गुणा कर दूं, √2 को √2 से गुणा कर दूं 2, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। रूट हट जाएगा ना भाई, हट गया, तो क्या आ जाएगी, परिमेय संख्या। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, परिमेय संख्या आ जाएगी। फिर बात कर लें घटाओं के लिए, ये 3 नंबर था भाई, सॉरी। अब बात करेंगे 4 नंबर, देखें तो भाग के लिए। इसके लिए देखेंगे, भाग के लिए। भाग के लिए देखोगे आप, अपरिमेय संख्या में भाग दे रहे हैं अपरिमेय संख्या का, तो आएंगी कभी तो परिमेय, कभी तो परिमेय और कभी क्या आएंगी, अपरिमेय। कभी अपरिमेय, कभी क्या आ जाएंगी, अपरिमेय आ जाएंगी। तो इसमें आप देखोगे इस चीज़ को, कभी परिमेय और कभी क्या आ जाएंगी, अपरिमेय आ जाएंगी। अब इसमें आप देख लो, जैसे √3 है, √3 में भाग दे रहे हो √2 का, तो इसको √3/2 लिख दूँ। √3/√2 ये क्या है, अपरिमेय है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या हो जाएगी भाई, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। फिर देखो, वही √2 में भाग दे दो √2 का, भाग दो कि √2 का मान कितना आ जाएगा, 1। कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो ये इनके गुणधर्म थे भाई, किसके, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। तो आपको समझ में आए होंगे, आगे सारे समझ में। एक बार दोबारा और देख लो, थोड़ा सा आप देखो, क्लासें एकदम शानदार होंगी। कोई भी क्लास में ऐसा नहीं लगेगा आपको कि भाई हाँ हम गलत पढ़ रहे हैं, गलत टीचर से पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो। बढ़िया से बढ़िया क्लासें आएंगी आपकी, ये तो आप दिमाग से निकाल दो। और लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को पूरी देखो। पूरी देखोगे तभी पता चलेगा क्लास का निष्कर्ष। शुरू की 10 मिनट है, 10 मिनट में जो शुरू नहीं, जैसे आप काम करते हो, मशीन है, कोई मशीन काम करती है, तो वो मतलब शुरू करते ही क्या हो जाएगी, रनिंग में आ जाएगी क्या, नहीं।
तो हमें भी फ्लो में आने में टाइम लगता है। शुरू की 5 या 10 मिनट हमें भी क्या आता है, पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है, हिचकिचाहट होती है, कुछ भी होता हो, ये मानो ये माइंड जल्दी से सेट नहीं होता। आप तो शुरू की 10 मिनट देखते हो, 10 मिनट में देखोगे बकवास है, हटाओ ना इसको। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पूरी क्लास देखो आराम से, और पूरी क्लास देखोगे तो आपको अपने आप इंटरेस्ट आने लग जाएगा। तो आप इस क्लास को पूरा देखा करो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, क्वेश्चन लास्ट स्लाइड से बन सकता है। मैं पढ़ा के जाऊँ और उसमें लास्ट स्लाइड से क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? 20 स्लाइड से आ जाए क्वेश्चन तो क्या करोगे? और एक आप 2 की स्पीड से देख रहे हो तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है। मैथ में तो माइनर गलतियां ही क्वेश्चन गलत कराती हैं, माइनर माइनर छोटी छोटी गलतियां भी आपको क्या कर देंगी, क्वेश्चन गलत करवा देंगी। ये छोटी है, प्लस माइनस की बातें हैं, और क्या है। मैं गलत कर लिख दूंगा तो यहाँ हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप क्या करो, विशेषकर ध्यान रखो और अच्छी सी तैयारी करो। बहुत ही अच्छी क्लासें होंगी आपकी, रेगुलर रेगुलर क्लासें होंगी, कोई संडे वनडे की क्लास से छुट्टी नहीं होगी, रेगुलर होगी। और मैथ का शानदार सिलेबस कराएंगे आपका कंप्लीट, ठीक है ना। तो आप रेगुलर क्लास लिया करो। तो एक बार आप इन चीज़ों को दोबारा देखो, भाई हमने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले देखो संख्या के गुणधर्म, संख्याओं के गुणधर्म के बारे में किस पे आधारित, संक्रिया पर आधारित, किस पे आधारित पढ़ रहे हैं, संक्रिया पर आधारित पढ़ रहे हैं। तो संक्रिया पर आधारित पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखा योग के लिए, योग, घटाव, गुणा और भाग। तो पहली संख्या मैंने लिख दी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या पे चारों संक्रिया लगाएंगे। योग के लिए देखेंगे प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या जोड़ोगे तो प्राकृत संख्या आती है भाई। फिर घटाव के लिए देखेंगे प्राकृत संख्या में से प्राकृत संख्या घटाते हो तो प्रीमेय संख्या या सॉरी पूर्णांक संख्या आती है, ठीक है। फिर गुणा के लिए देखेंगे, किसके देखेंगे, गुणा के लिए। गुणा के लिए देखोगे तो प्राकृत संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगी, प्राकृत संख्या। भाग के लिए देखेंगे प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या को दबा दोगे तो क्या आएगी, प्रीमेय संख्या आएगी। फिर आगे देखें हम, आगे देखें पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर में आप देखो योग के लिए पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या आएगी, पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाव के लिए देखें, घटाएंगे तो भी पूर्ण संख्या आएगी, जैसे ये घटा दिया। फिर गुणा के लिए देखें, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे, सॉरी घटाव के लिए देखना, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से घटाने पर पूर्णांक संख्या आती है। क्या आती है, पूर्णांक संख्या, ये याद रखना, क्या आती है, पूर्णांक संख्या। गुणा के लिए पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे तो पूर्ण संख्या, और भाग के लिए देखेंगे तो प्रीमिय संख्या और अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा, अपरिभाषित। फिर आगे देखो पूर्णांक संख्या के लिए, योग के लिए क्या होगा, योग के लिए तो पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही आता है। घटाव के लिए क्या, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही आता है। और गुणा के लिए देखेंगे पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करते हैं तो भी क्या आता है, पूर्णांक आता है। भाग के लिए पूर्णांक में पूर्णांक का भाग देंगे तो क्या होगा, परिमेय और अपरिभाषित मान। क्या आता है, परिमेय और अपरिभाषित मान। इसको जरूर आप ध्यान में रख लेना। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्रीमिय संख्या की। प्रीमिय संख्या में प्रीमिय संख्या जोड़ेंगे तो प्रीमिय संख्या आती है। घटाव में प्रीमिय संख्या में से प्रीमिय संख्या घटाएंगे तो प्रीमिय संख्या आएगी। गुणा करेंगे तो भी प्रीमिय संख्या आएगी। और भाग के लिए कभी प्रीमिय और कभी अप्रीमिय, ये आगे बात। फिर हमने अप्रीमिय संख्या की बात करी, योग अप्रीमिय संख्या में अप्रीमिय, अप्रीमिय संख्या जहीं भी हो तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, कभी तो प्रीमिय और कभी अप्रीमिय। बस चाहे गुणा कर दो, चाहे भाग कर दो, चाहे जोड़ कर दो, चाहे क्या कर दो, घटाव कर दो, ये आपकी अच्छा है। आगे बात समझिए। तो ये यहाँ तक हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है। अब देखो सभी संख्याओं का पाई चार्ट देख लें। सभी संख्याओं में संबंध है ना, संख्याओं में संबंध, संख्याओं के संबंध का पाई चार्ट, जुड़ी हुई है एक दूसरे से भाई, जुड़ी हुई है ना। संबंध का पाई चार्ट, पाई चार्ट समझना आप थोड़ा सा इसको, संख्याओं के संबंध का पाई चार्ट तो आप थोड़ा सा समझना। पाई चार्ट मैं बना रहा हूँ तो आप इसको थोड़ा सा देखना। पहले भी ये आपको एक ग्राफ के रूप में मैंने बताया था, शायद बताया था ना। चलो दोबारा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो भाई, आप सबसे पहले बात कर लेता हूँ, हमने कौन सी संख्या पढ़ी थी, प्राकृत संख्या पढ़ी थी ना। प्रत्येक संख्या इसे दर्शाते हैं। फिर हमने पढ़ी पूर्ण संख्या, पढ़ी ना, किसे दर्शाते हैं, डब्लू से। फिर हमने पढ़े पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इसे किससे दर्शाते हैं, आई या जेड से। फिर आपने पढ़ी पूर्णांक के बाद में पढ़ी प्रीमिय संख्या,
परिमेय संख्या, परिमेय के आर से दर्शाते हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी संख्या क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या आर, रियल नंबर। आगे बात समझे। तो ये आप हमने देखा, सीधी सी बात है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3 तक चलेंगे। पूर्णांक में क्या हो जाएगा, माइनस इनफिनिट से शुरू होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 और कहाँ तक चलती है, प्लस इनफाइनाइट तक। फिर बात कर लेते हैं हम पूर्णांक की, इसकी बात कर लेते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्या इंटीजर, सॉरी पूर्णांक तो लिख दिया ने, ये पूर्ण संख्या भी लिख दी, परिमेय संख्या ये पी बटा क्यू रूप में लिखा जाता है, पी बटे क्यू रूप में, पी बटे क्यू रूप में। आगे बात समझे। तो ये एक पाई चार्ट हो गया, इसका अर्थ समझ रहे हो क्या, अब अर्थ दोबारा बता देता हूँ। अंदर से आप अंदर से क्या आओगे, बाहर आओगे, तब क्या लगाना आपको, सभी, क्या लगाना है, सभी। अब देख लो, समझना है, यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही बात है। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, सही बात है। सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, सही बात है। सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है, सही बात है। मतलब सीधी सी बात है, आप अंदर से क्या आ रहे हो, बाहर आ रहे हो, क्या आ रहे हो, अंदर से बाहर आ रहे हो। तो ये चीज समझ में आ गई। अब बाहर से अंदर जाओगे, बाहर से अंदर जाओगे तो कुछ लगाना है, क्या लगाना है, कुछ, क्या लगाना है, कुछ लगाना है। तो कुछ लगाओगे तो समझना, कुछ वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, कुछ वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, बाकी बच की वो क्या होती है, अपरिमेय होती है, क्या होती है, अपरिमेय। फिर कुछ परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या, कुछ परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक। सारी की सारी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती, जैसे भिन्न संख्या, दशमलव संख्या है, इस क्या है, पूर्णांक नहीं। फिर इसके बाद में बात करेंगे पूर्णांक, कुछ पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, कुछ पूर्णांक ही क्या होते हैं, क्योंकि माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, सीधी सी बात है। फिर कुछ पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। तो बात सीधी सी है, आप क्या करोगे, अंदर से बाहर जाओगे इस चार्ट के, तब तो आपको सभी लगाना है, और बाहर से अंदर आओगे तो क्या लगाना है, कुछ लगाना है। इस दोनों बातों को आप क्या कर लेना, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। आगे बात समझ में। तो ये है पाई चार्ट, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, आ गया होगा समझ में। फिर इसके बाद में हम थोड़ा और आगे चलें, तो और आगे चलें तो आपको थोड़ा सा, आप यही देखो, मतलब कोई भी किसी भी टीचर से पढ़ो तो आप अपना सिलेबस जरूर अपने पास में रखना, कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ, जरूरी नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आप अपने पास जो सिलेबस है उसमें देख लो कि ये है या नहीं। और मेरे हिसाब से सभी क्लास, सभी एग्जाम के लिए, मैं तो ये मानता हूँ सभी एग्जाम के लिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड से लेकर आप फोर्थ ग्रेड तक का एग्जाम दे लो, इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम, और सभी एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो सीधी सी बात है, इसको आप मिस नहीं कर सकते, सभी एग्जाम में आएंगे। आगे बात समझे। और सीधी सी बात है, समय के अनुसार सब कुछ बदलता है, बदलता नहीं बदलता, क्यों? जैसे जैसे समय बढ़ेगी वैसे होगा। और दूसरी बात, एक बात और बता दूं आपको, हमेशा याद रखना आप, बात यह है कि जितने आप शांत रहोगे ना, उतने ही क्या रहोगे, रिलैक्स रहोगे, उतने ही ज़्यादा आपका क्या करेगा, दिमाग काम करेगा, जितने शांत रहोगे। और एक फ़ायदा और, एकदम शांत रहोगे, कूल रहोगे, तो आपकी एज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, होगी या नहीं होगी। आज ही कोई ऐड देखा था मैंने, एक कछुआ है, एक कछुआ है जिसका नाम है जोनाथन, जोनाथन, ठीक है। ये क्या है, कछुआ है भाई, कितनी साल का है भाई, कहाँ है ये, कहाँ पर है, कहाँ है, ये है अंटार्कटिक, अटलांटिक, अटलांटिक है ना, उसके एक द्वीप है सेंट द्वीप पर, सेंट द्वीप पर, ठीक। इस द्वीप के ऊपर क्या है, ये कछुआ है। इस पे एक अफवाह फैल गई थी, अफवाह क्या फैली थी कि इस कछुई क्या हो गई है, मृत्यु, कोई साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, उसने पोस्ट डाल दी ट्विटर पे, और डाल दिया कि इस कछुए की मृत्यु। अब जो भी जीव प्रेमी थे, ठीक है, वो तो थे भाई,
जियो से बहुत प्रेम करते हैं। उनको उसे धक्का लगा, उन्होंने एक इस पे ट्रेड चला दिया, ठीक है, कहाँ पे, शेयर बाजार इनमें, कि भाई इसके लिए डोनेशन करो, मर गया है वो है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये एक मिथ्या थी, एक भ्रम था, ठीक है। अभी भी जीवित है, कितनी साल का है, उम्र, उम्र है इसकी 194 साल। ओ माय गॉड, 194 साल। मतलब आप हो, फिर आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे चले जाएंगे, लेकिन ये अभी भी जीवित है। क्यों है इतनी एज? क्योंकि कछुए जैसा जीव, शांत जीव हो ही नहीं सकता, और उभयचर है। क्या है? उभयचर, जल में भी रहता है और थल पे भी रहता है, तो इससे जैसा जीव तो मिलेगा। ये शांत है, बॉडी, बॉडी स्ट्रोंग है इसकी, तभी इतना जीव। ये विशाल का ही क्या है, कछुआ है, और उम्र भी कितनी है, पुराना सा। आपको पता हो, आप वेक्स कब हुए थे? वेक्स, वेक्स मतलब इस प्रकृति से आप लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, मतलब इनके सभी घटनाओं से लड़ सकते हो। कब हुए थे? 12 से 13 साल के भी तब हुए ना। और ये कछुआ पता है आपको, वेक्स कितनी उम्र में हुआ था? 50 साल। जब ये 50 साल का हुआ ना, तब ये वेक्स को हुआ था। क्या हुआ था? वेक्स हुआ था, 50 साल का हुआ था, ठीक है। अब इतनी साल का है, अब भी जी रहा है, और अब भी है, कई पीढ़ियां चले गई, तो इसका कारण एक ही है, शांत, कूल। तो आप भी शांत और कूल रहोगी, तो ऐसे ही आपकी अमर हो जाओगी। पता नहीं, मजाक कर रहा हूँ, अमर तो कौन रहेगा, जो आया वो सभी जाएंगे। लेकिन ये है जियो ऐसा। इनकी उम्र लगभग कितनी होती है? 150 से 250 साल तक होती है। कछुए की उम्र कितनी होती है? 150 से लेकर 250 साल तक की उम्र होती है। तो इन चीज़ों को आप, ये तो आपको जनरली बता दिया, जोनाथन कछुआ है, ये कहाँ है? एंटार्क्टिक सेंट द्वीप पे है, उम्र है 194 साल। तो ये जनरली सी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लिया करो, ठीक है ना, करंट से जुड़े हुए हो, पूछ ले, पता नहीं कोई एग्जाम में। चलो, हम तो मैथ्स पढ़ रहे थे, हम थोड़ा मैथ की बातें कर रहे हैं आगे, ठीक है। तो अगले हम बात करेंगे अगली क्लास में। तो इसमें देखना थोड़ा सा आप, एक होता है जो ये संख्याएं पढ़ी हैं, इन संख्याओं से संबंधित रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन क्या है वो हम थोड़ा सा देखें। तो जैसे एक गुणज नाम सुना होगा, अभाज्य गुणनखंड नाम सुना होगा, सुना हो ना, इनसे बात कर लेते हैं। गुणज, अभाज्य गुणनखंड, फिर आपसे पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, गुणनखंडों का योग क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा गुणज के बारे में देख लें। सबसे पहले क्या हम बात करेंगे? गुणज की, मल्टीपल बोलते हैं इसको, गुणज, गुणज, मल्टीपल, क्या बोलते हैं? मल्टीपल। गुणज में आप देखोगे तो, मतलब किसी भी संख्या के गुणज देखने हैं तो कुछ नहीं करना, किसी भी संख्या के गुणज देखो तो उसे क्रमागत प्राकृत संख्याओं से गुणा करके प्राप्त कर लो। क्रमागत मतलब एक के बाद एक प्राकृत संख्या से गुणा करके हम क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। और किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का प्रथम गुणज या सबसे छोटा गुणज क्या होता है? वो संख्या स्वयं होती है। समझना, गुणज क्या होता है? किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या के गुणज, गुणज प्राक क्रमागत, क्रमागत प्राकृत संख्या से गुणा करके प्राप्त करते हैं, संख्या से गुणा करके प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, गुणा करके प्राप्त कर। जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ तो 6 के गुणज की, तो देखो क्रमागत प्राकृत संख्या बताना आप, तो एक, 6 को 1 से गुणा करेंगे, फिर दूसरी एक के बाद में क्या है? 2, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, मतलब पाड़ा बोल दो, 6 12 6 3 18, 6 चौक 24, और ऐसे चलते रहेंगे, रहेंगे चलते नहीं रहेंगे, चलते रहेंगे भाई। 18 के गुणज की बात कर लूँ, 18,
18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 ती 54, और ऐसे चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, नहीं चलते रहेंगे। अब नोट लगा के हमें एक इसमें नोट है, बात क्या है, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज, किसी किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज, गुणज या प्रथम बोल दो, प्रथम गुणज वह स्वयं संख्या होती है, वह स्वयं संख्या होती है, वह स्वयं संख्या होती है, होती है नहीं होती भाई, बिल्कुल होती है, होती। किसी भी संख्या का सबसे छोटा सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज या प्रथम गुणज वह स्वयं संख्या होती है। ये तो एक नंबर बात होगी। दूसरी बात, गुणजों की संख्या अनंत होती है, गुणजों की संख्या अनंत होती है, की संख्या अनंत होती है, क्या होती है, अनंत होती है, क्या होती है, अनंत होती है। गुणजों की संख्या कितनी होती है, अनंत। तो गुणजों के बारे में पढ़े, गुणज क्या होता है, तो किसी भी संख्या के गुणज उसे क्रमागत प्राकृत संख्या से गुणा करके प्राप्त किए जाते हैं। समझना, देखो किसी भी संख्या के गुणज उसे क्रमागत प्राकृत संख्या से गुणा करके प्राप्त किए जाते हैं। फिर नोट में देखा हमने, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज जो है स्वयं संख्या होती है, और फिर गुणजों की संख्या पूछे तो वो कितनी होती है, अनंत होती है। तो ये जनरली मल्टीपल गुणज के बारे में हमें बात कर ली, के बारे में बात की, गुणज या मल्टीपल के बारे में बात कर ली। अब आगे चलें तो आता है एक अभाज्य गुणनखंड। क्या आता है, अभाज्य गुणनखंड। नाम भी सुना, अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर। गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर, और वो भी है प्राइम फैक्टर। हो जाएंगे प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर की बात करें, गुणनखंड, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने हैं तो उस संख्या के अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना होता है। देखो क्या करोगे आप, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, किसी भी संख्या क्या करोगे, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड उस संख्या के अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना होता है। उस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दो, तो क्या लिखोगे, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य खंड खंड उस संख्या को अभाज्य अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखना, गुणा के रूप में लिखना, में लिखना, समझना। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड उस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना, सीधी सी बात है। मैं आपसे पूछूं 12 के अभाज्य गुणनखंड करो, तो अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख दो, दो, दो को फिर बात कर लूँ, दोबारा 2 से गुणा कर दूँ, फिर 3 से गुणा कर दूँ। देखो 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, लिख दिया ना अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में। निकालने का तरीका क्या है, 12 है, 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सीधा तरीका है डिवाइड मेथड। क्या है, डिवाइड मेथड। ये 12, बस यहाँ जो संख्या रखोगे, यहाँ जो संख्या रखोगे वो सदैव क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, क्योंकि क्या पढ़ रहे हो आप, अभाज्य गुणनखंड।
तो यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देके देख लो, जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है। कितनी बार गया, भाग पर लिख दो 6। फिर 2 का जा रहा है कि गया 3। फिर 2 का नहीं जाएगा तो अगली अभाज्य संख्या, तो मैंने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गया अभाज्य। और भी पूछे आपको इसके आगे, अभाज्य गुणनखंड के आगे, जैसे आपको पूछ ले, क्या पूछे 720 के, एक मिनट इसको थोड़ा सा और समझ लो। जैसे मैंने 36 लिख दिया, 36 के अभाज्य गुणनखंड करो, क्या करो 36 के अभाज्य गुणनखंड कर दोगे भाई, 2 का भाग दोगे 18, फिर 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, किसके कर रहे हो 36 के, 2 का भाग दे दिया 18 आ गया, फिर 2 का दे दिया 9 आ गया, फिर 3 का दोगे 3, फिर 3 का दोगे, तो क्या लिख दोगे इसको 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका, और अभाज्य गुणनखंड का तरीका हो गया। ये आपको समझ में आया होगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड सीरीज हो किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, उस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना ही क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, अभाज्य संख्या हम पढ़ चुके थे। अब आगे देखो, अब क्वेश्चन बनता है फर्स्ट टाइम का, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या है इंपॉर्टेंट, होता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, कितने होंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना, कर लेंगे भाई। जैसे मैंने क्या लिखा 36 लिखा था, क्या लिखा था 36, 36 के अभाज्य गुणनखंड किया आपने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, किया नहीं किया, ठीक है। अब इसको आप ऐसे ही नहीं लिख सकते क्या, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। संख्या पूछिए आपको तो फॉर्मूला क्या है, पावर का क्या कर दो योग, वही क्या हो जाएगी, पावर का क्या कर दो योग कर दो, कर दोगे, जोड़ दो भाई। संख्या पूछ रहा ना कितनी होगी, तो संख्या पूछ रहा तो कर दो, पावर 2 + 2 4, और 4 ही है देखो, 1 2 अभाज्य गुणनखंड 4। लेकिन ये जब बड़ी बड़ी संख्या दे दे, जैसे एक संख्या देखो 720 है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा 720 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की क्या, तो क्या करोगे, पहले तो 720 को ऐसे लिखोगे, 720 2 का भाग दोगे, 720 में 2 का भाग दोगे 360 आएगा, 360, फिर 2 का भाग दे दोगे 180, फिर 2 का भाग दोगे 90, फिर 2 का भाग दोगे 45, अब 2 का नहीं जा रहा 3 का दोगे 15, फिर 3 का दे दोगे 5, और किसका चला जाएगा 5 का, पर 1, तो इनको लिखोगे आप 720 बराबर 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5, अब घात के रूप में लिख लो, 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। संख्या पूछिए आपसे, क्या पूछे, संख्या पूछिए, तो क्या करो घात पावर को जोड़ दो, 4 + 2 + 1, 4 2 6 1 7, कितनी हो जाएगी 7, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 7। आगे बात समझिए, जब आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे क्या करना है, पावर का योग करना है, क्या करना है, पावर का योग करना है, क्या करना है आपको, पावर का योग करना है। तो इस चीज़ को आपको क्या हमेशा ध्यान में रखना है, तो क्या आपको क्या करना है, पावर का योग करना है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, जैसे बिल्कुल शानदार समझ में आ गई होगी। अब इसी से आगे थोड़ा सा और बात करें इसी अभाज्य में, अब आप देख रहे हो कि अभाज्य संख्या कितनी है,
इससे ही पूछ ले अभाज्य संख्या। देखो इसमें अभाज्य संख्या कितनी थी, 2। इसमें कितनी हो गई, 3। आगे बात समझ में। जब आपको अभाज्य संख्या पूछ ले, विभिन्न, 2 नंबर क्या है समझना, विभिन्न, विभिन्न अभाज्य, अभाज्य भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या क्या होगी, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी। तो आप जर्नली से बता दोगे, जो आधार में अलग अलग कितने अभाज्य हैं, जो आप पावर लिख रहे हो ना, तो आप इसका सीधा क्या लिखोगे, आधार में, आधार में अलग अलग, अलग अलग अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या। जितनी अभाज्य संख्या होंगी वही क्या हो जाएगा, उससे अभाज्य भाजकों की संख्या हो जाएगी। जैसे आपने 36 लिखा था, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। आगे बात समझ में। अब इसमें देखो कितने हैं, आधार में अलग अलग अभाज्य 2 हैं, तो इसमें अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, अभाज्य भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या बता दो कि कितनी होगी, 2 हो जाएगी। और वो भी कौन सा, 2 और 3। 720 लिखा मैंने, 720। तो कैसे लिखोगे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 लिखा। आधार में, ये आधार है, इनको आधार, और ये क्या है, पावर। ये तो भाई क्या है, पावर है भाई, क्या है, पावर। और इसको क्या बोलते हैं, हमें आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार बोलते नहीं बोलते। पावर मतलब घात। आगे बात समझ। तो आधार में कौन कौन है, तो कितने हो जाएंगे भाई, संख्या पूछे आप आवाज को तो कितने हो जाएंगे, 3। कौन कौन से, 2, 3 और 5। आगे। तो विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे तो वो भी बता दोगे आप, बता दोगे ना, बिल्कुल आराम से बता दोगे। समझ गए होगे इस चीज को आप। अब आपको मैं क्वेश्चन दे दूं, आप कर लोगे ना। तो देखो आपको थोड़े क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करने करके देखने हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया 840, 840 वह, साथ में ही लिख देता हूँ, 2 क्वेश्चन साथ में हो जाएंगे। 960 के अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या तथा अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या क्या होगी, क्या हो, ये आपको निकालना है। ये क्वेश्चन कर लोगे आराम से, बिल्कुल कर दोगे, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं है। एक और दे दूं इसके साथ में, क्वेश्चन नंबर 2 करना आप। बड़ी बड़ी संख्या दे दूं तो करने में मज़ा आए। 27,720, सेम ये कि ये करने, ठीक है, करना तो आप, ठीक है। और भी क्वेश्चन दे दूं, एक दो और दे दूं, आप आराम से कर लेना, हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, समझना थोड़ा सा। 2 की पावर, देखो किस आराम से करोगे तो अपना आप समझ में आ जाएगी। इसमें पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, क्या बताओगे, ये सारी चीज़ें। फिर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। कल करवा देंगे, अगर आपसे देखो ये क्वेश्चन नहीं होंगे तो कल करवा देंगे, टेंशन ना लो आप इसकी, आपका है, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करना। कोशिश करोगे ना तभी क्वेश्चन होंगे, नहीं होंगे नहीं, सीधी सी बात है। मैथ में प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस
मैड इज ए परफेक्ट पर्सन। ठीक है, प्रैक्टिस इज मेड ए परफेक्ट पर्सन। परफेक्ट तभी होगे जब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चनों की करोगे भाई, ये क्वेश्चन आपके पास होंगे भी। आई बात समझ में? अब इससे आगे चले, इससे आगे चलें तो इसके साथ में ये गुणनखंड की बात कर लेते हैं। किसकी? गुणनखंड। 3 नंबर बात करूं, गुणनखंड। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों की मतलब सीधी सी बात है, फैक्टर। फैक्टर की संख्या ज्ञात करना, की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? फैक्टरों की संख्या कैसे ज्ञात करें, ये देख लेंगे। फैक्टरों की संख्या सीधी सी बात है, किसी भी संख्या के गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करें। क्या होते हैं? किसी भी संख्या के गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करें। तो लिखोगे किसी भी संख्या के गुणनखंड, गुणनखंड वे सभी, वे सभी, सभी संख्या होती है, होती हैं जो दी गई संख्या को को पूर्णतः, पूर्णतः विभाजित करें, विभाजित करें। वो क्या कहलाते हैं भाई? गुणनखंड कहलाते हैं। किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के गुणनखंड वे सभी संख्या होती हैं जो दी गई संख्या को विभाजित करे। जैसे मैंने लिख दिया 12, 12 में देखो 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है और 12। तो इससे से संबंधित आप दो बात और समझ गए होंगे। क्या होता है? सबसे छोटा गुणनखंड, सबसे छोटा गुणनखंड, छोटा गुणनखंड, सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा? 1, हमेशा सभी संख्या के लिए। और सबसे, सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड, गुणनखंड क्या होगा? स्वयं संख्या। क्या होगा? सबसे छोटा गुणनखंड 1 हो गया और सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हो गया? स्वयं संख्या हो गया। आगे फिर आपसे याद रखना, इससे संबंधित है, जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है ना, वो उस संख्या का, ये क्या होगा? यह, यह उस संख्या का, उस संख्या का सबसे, सबसे, सबसे छोटा गुणज होता है। गुणज होता है। होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। मैंने अभी बताया था कि किसी भी संख्या का गुणज, सबसे छोटा गुणज क्या होता है? वो स्वयं संख्या होती है नहीं, यह उस संख्या का सबसे छोटा गुणज होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। गुणनखंडों की संख्या निश्चित है कि भाई, संख्या क्या होती है इनकी? निश्चित होती है। की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। क्या निश्चित होती है? निश्चित बोल दो या परिमित बोल दो, या क्या बोल दो? परिमित होती है। निश्चित बोल दो या क्या बोल दो? परिमित बोल दो। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। गुणनखंड, अब इनकी संख्या निकालने का वो और देखेंगे भाई कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो गुणनखंड निकालने के लिए सीधी सी आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देते हैं, उसके आधार पर दे देते। देखो अगली स्लाइड में बता देते हैं। पहले देखो हम गुणनखंडों की संख्या की बात करें। किसी भी संख्या के गुणनखंड वे सभी संख्या होते हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करें। ये तो गया गुणनखंड के बारे में। हुआ नहीं हुआ?
ये सीधी सी बात किसके बारे में होगा, गुणनखंड के बारे में। आगे बात समझ में, गुणनखंड क्या होता है ये तो समझ में आना चाहिए। फिर नोट लगाए देखा हमें, सबसे छोटा गुणनखंड एक होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होती है, स्वयं संख्या होती है। अब गुणनखंडों की संख्या पूछिए आपको, क्या पूछे, संख्या। गुणनखंडों की संख्या आपको पूछे तो कुछ नहीं करना, पावर एक दे रखी है उसमें एक जोड़ दो, अगर और भी पावर दे रखी है तो उसमें एक जोड़ दो, और भी पावर दे रखी है तो उसमें क्या जोड़ दो, एक जोड़ दो, और ऐसे ऐसे पी की एन जितनी भी दे रखी है उसको आपस में गुणा कर दो। जैसे मैंने बात किया था 36 लिख दिया, 2 की पावर। अब इसके बाद सीधी सी बात है, गुणनखंड करोगे आप, 36 के क्या करोगे, गुणनखंड करोगे। तो गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे लिखोगे नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे ना, लिखोगे इसमें, सीधी सी बात है। तो इसको आप लिखोगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। गुणनखंडों की संख्या पूछे, क्या पूछे आपको, गुणनखंडों की संख्या पूछे, गुणनखंडों की संख्या। तो आप क्या कर दो, पावर में एक जोड़ दो, 2 + 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, 9 हो गई। आगे बात समझ में, तो ये आप सीधा निकाल लेगा गुणनखंडों की संख्या। योग पूछे, क्या आपको क्या पूछे, योग पूछे, तो वो उसमें थोड़ा सा समझना। आपको क्या पूछे, योग किसका, गुणनखंडों का, गुणनखंडों का योग आपको पूछे तो कैसे निकालो, तो वो निकालने का ये भी इजी तरीका ही है। जहां तक पावर दे रखी है उसको आपस में ऐड करते चलो, ये पावर का जाएगा एन हो जाएगा, टोटल ही ठीक है। ऐसे ही देखो संख्या जितनी दे रखी हुई, संख्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जितनी दे रखी है वो पावर को आप क्या करते चलो, जैसे 3 दे रखी है तो सी ले लो भाई, क्या ले लो, सी ले लो, और सी की पावर क्या लिख दोगे एन। आगे बात समझे, इनको आप आपस में क्या करोगे, जहां 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 ए बी सी अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है, ए बी सी क्या है, अभाज्य संख्या। आगे बात समझे, चलो देखो ये तो इसको आप योग निकालोगे गुणनखंडों का, कितनी पावर तक है, 2 तक, तो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 लिख दिया, गुणा ये कहाँ, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 करो भाई। 2 की पावर 0 किसी भी कल ही बताया था, किसी की पावर 0 हो तो 1, 2 की पावर 1 2 और ये क्या हो जाएगा 4, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 3 1 और 3 की पावर 2 कितना होता है 9, जोड़ दो, 4 और 2 6 1 है 7, 7 गुणा, इनको जोड़ोगे 9 1 10 और 3 13, 13 संधि 91, आंसर क्या हो जाएगा। ये बात समझ में आई। गुणनखंडों की संख्या निकालोगे तो आपको ये याद रखना है, गुणनखंडों की संख्या निकालोगे तो क्या रखोगे, याद रखोगे, घात में एक जोड़ के आपस में गुणा कर दो, और गुणनखंडों का अगर योग निकालोगे तब आपको ये याद रखना पड़ेगा, गुणनखंडों का योग निकालोगे तब आपको ये याद रखना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो इस चीज़ों को आप हमेशा क्लियर कर लो, क्लियर करोगे तो अपना आप ही क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, अपने आप ही क्या नहीं होंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ये जनरली सी बातें थी। तो आपको समझ में आई होगी, आई होप क्लास अच्छी भी रही होगी। तो अब आप देखना इनको क्या करना, बार बार जो भी लिखवाया पढ़ाया है इसको बार बार रिवाइज करना, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। धन्यवाद।